हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम में। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटर लॉ की अमेंडमेंट्स। आज हम क्या करने जा रहे हैं? सीए इंटर लॉ के अमेंडमेंट्स जो कि रेलेवेंट हैं फॉर नवंबर 22 अटेम्प्ट। नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो आपके पेपर में अमेंडमेंट आती हैं वो पेपर से 6 महीने पहले तक की आती हैं। पेपर से 6 महीने पहले तक की आती हैं। इसका मतलब आपके पेपर में जो अमेंडमेंट आएंगी वो अप टू, याद रखनी है बात, 30 अप्रैल तक की आती है। कई बार वो मई तक की भी पूछ लेता है, तो मैं मई तक की कवर करके चलता हूं। 30 अप्रैल 2022 तक की अमेंडमेंट आपके नवंबर अटेम्प्ट में आएंगी। ठीक है जी, नवंबर में अटेम्प्ट है तो उससे पहले हो गया अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, है ना। 6 महीने उससे पहले वाले हो गए। तो 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट आपके पेपर में आती है, लेकिन कई बार वो मई की भी बीच में पूछ लेता है, तो 30 मई तक की अमेंडमेंट मैंने इसमें कवर कर रखी है। ठीक है, और ये पेपर से 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट है, जितनी भी हम आपके लिए कवर है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो अमेंडमेंट मैं आपको करा रहा हूं, ये अमेंडमेंट कब से कब तक की है? ये अमेंडमेंट है 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल तक की। ये अमेंडमेंट्स है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ये अमेंडमेंट है 1 नवंबर 2021 से लेकर 1 नवंबर 2021 से 30 मई 2000 अप्रैल तक की, 30 अप्रैल 2022 तक की, जो आपके लिए रेलेवेंट है। अच्छा, इससे पहले वाली 6 महीने वाली अमेंडमेंट वो आपके मई 2022 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट थी। वो अच्छा, जिस बच्चे ने, सुनना बड़ा ध्यान से, मैं अपने बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं, जिस बच्चों ने हमारी क्लास ले रखी है और अगर उनके पास हमारी सीए इंटर की 4th एडिशन बुक है, जो हम लोगों ने कब निकाली थी? अगस्त में निकाली थी। अगर किसी बच्चे ने हमसे क्लास ली है और अगर उसके पास हमारी 4th एडिशन बुक है, कौन सी बुक है? 4th एडिशन बुक है, जो हम लोगों ने अभी निकाली थी अगस्त 2022 में, तो उसको ना तो ये वाली अमेंडमेंट करनी है जो नवंबर 22 के लिए रेलेवेंट है, ना ये करनी है, और जो मई 22 अटेम्प्ट निकल चुका है उसको वो वाली भी नहीं करनी। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास, इसमें दोनों अमेंडमेंट्स इसी बुक में कवर है, जो मई के लिए रेलेवेंट, मतलब जो मई 2022 के लिए रेलेवेंट थी वो भी कवर है, और जो नवंबर 2022 के लिए रेलेवेंट है वो भी कवर है। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास हमारी 3rd एडिशन बुक है, कौन सी बुक है? 3rd एडिशन। एक मिनट, हाँ, अगर किसी बच्चे के पास हमारी 3rd एडिशन बुक है, तो वो 3rd एडिशन बुक हम लोगों ने पता कब निकाली थी? वो निकाली थी हम लोगों ने सितंबर 2021 में। तो उस बच्चे को जो मई के लिए रेलेवेंट थी वो वाली भी करनी है, और जो नवंबर के लिए रेलेवेंट है वो वाली भी करनी है। उसको दोनों अमेंडमेंट्स करनी है। नवंबर वाली तो ज्यादा नहीं है, 6-7 पेज की है। मई वाली भी ज्यादा नहीं है, वो 12-15 पेज की होंगी मुश्किल से। तो लेते समझो कि 20-22 पेज एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। मतलब जो तुम मेरी बुक पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहो, जिनके पास 3rd एडिशन बुक है, बस 20 पेज एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। कुछ जगहों पर चेंजेस है, कुछ नए टॉपिक इंसर्ट हुए हैं। मतलब 20, 22, 25 पेज टोटल में एक्स्ट्रा पढ़ने, बस जो तुमने एज इट इज पढ़ रखा है सब ओके है। तुम्हारी अमेंडमेंट 100 नंबर के पोर्शन में 60 नंबर का कंपनी लॉ होता है, 40 का अदर लॉ होता है। तो आपके अदर लॉ वाले पोर्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं, सिर्फ कंपनी लॉ वाले पोर्शन में अमेंडमेंट है। वो भी तुम्हारा कौन कौन सी करनी है? जो मई 22 के लिए रेलेवेंट थी वो भी करनी है, और जो नवंबर 22 के लिए रेलेवेंट है वो भी करनी है 3rd एडिशन बुक वालों को। और जिनके पास हमारी 4th एडिशन बुक है उनको कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी। दोनों अमेंडमेंट उन्हीं की बुक में कवर है, मई वाली भी और नवंबर वाली भी। और एक चीज और ध्यान देने वाली क्या है कि 3rd एडिशन बुक जिनके पास, मैं तो कहता है मई नवंबर दोनों करनी है। मई वाले अमेंडमेंट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी थी, उस वीडियो का लिंक मैं इसी अमेंडमेंट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट रेलेवेंट है, जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट रेलेवेंट है, ये तुम्हारे को मैं भी करा ही रहा हूं। और इन दोनों अमेंडमेंट के जो नोट्स हैं आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हो, मेरे को मैसेज करके। आपको व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेजनी है। नेम आपका XYZ जो भी है, आपका लेवल, आप लेवल में लिखोगे सीए इंटर, एंड आपका पर्पस। पर्पस में आप क्या लिखोगे? अमेंडमेंट्स। आप ये 3 चीजें मेरे को लिख के भेज देना, तो मैं आपको अमेंडमेंट शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है? मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802223513। इस नंबर पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। अमेंडमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया अपने बच्चों के हिसाब से, जिन बच्चों ने हमारे से क्लास लिए कि भाई आपको मई और नवंबर दोनों करनी है, जिनके पास 3rd एडिशन बुक है, जिनमें 4th उनको कोई भी नहीं करनी, उनकी बुक में कवर है। और जो हमारे बच्चे नहीं है उनको नवंबर वाली तो करनी है, जो नवंबर के लिए रेलेवेंट है। बाहर वाले बच्चे हैं, अगर किसी दूसरी एकेडमी के या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और उनको मई वाली आप देख लेना। अगर आपने बहुत पहले क्लास ली है तो आपको मई वाली भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स को।
ये मेरा प्रॉमिस है, यू विल लव इट। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है इसको, ये मेरा प्रॉमिस, आपको मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है गाइस, अब हमारी प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर की अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में जो अमेंडमेंट आई है वो आई है प्राइवेट प्लेसमेंट वाले सेक्शन में। किसमें आई है? प्राइवेट प्लेसमेंट में। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जब हम अपने शेयर्स, अपनी कंपनी की सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स आइडेंटिफाइड पर्संस को देते हैं। आइडेंटिफाइड पर्संस का मतलब होता है कि हम जिनको जानते हैं। देखो, दो कंपनी मेनली दो तरीके से ऑफर करती है। एक होता है पब्लिक इश्यू, जिसको खरीदना खरीद लो, वहां तो हम किसी को जानते नहीं होता। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट की जो इनको हम जानते हैं, जो हमारे आइडेंटिफाइड पर्संस हैं, जिनका पास कंपनी के पास जिनका लिस्ट ऑफ नेम है, कंपनी उन्हीं को अलॉट कर रही है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और उसका सेक्शन है 42 और सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का ये बोलता है कि आप एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर दे सकते हो सिक्योरिटीज का। और वो 200 की लिमिट जो है वो ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी की है। ईच काइंड का मतलब है इक्विटी शेयर के लिए 200 की लिमिट अलग, प्रेफरेंस शेयर के लिए 200 की लिमिट अलग, डिबेंचर के लिए 200 की लिमिट अलग। इसका मतलब एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एक साल में 200 लोगों को ऑफर दे सकती है सिक्योरिटीज खरीदने के लिए। और 200 मैंने बोला ईच के लिए, इसका मतलब देखा जाए तो 600 लोगों को भी ऑफर दे सकती है। अगर मान लो कोई कंपनी डिबेंचर भी इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रही है, इक्विटी शेयर भी इशू कर रही है, तो 200 200 200 600 लोगों को वो एक साल में ऑफर कर सकती है कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदने के लिए। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का ये बोलता है। प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा किसको होती है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को होती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तुम्हारे को समझा दिया। जब हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को, आइडेंटिफाइड पर्संस को, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, जब हम उनको सिक्योरिटीज अलॉट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इसमें क्या चीज आई है नई अमेंडमेंट में? एक छोटा सा पॉइंट ऐड आया है, वो ऐड हुआ है ये वाला, ये है एक प्रोवाइजो ऐड हुआ है ये वाला। और कब ऐड हुआ है? 5/5/2022 को। एक्सेप्शन है ये। क्या है ये? क्या सुनना पड़े ध्यान से। ये देखो ऊपर वाले रूल 14 में अमेंडमेंट आई है। रूल 14 किस चीज का? कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का रूल 14 जो है उसमें अमेंडमेंट आई है। रूल 14(1) ओके है कि इसमें रूल 14(1) में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है। रूल 14(1) के अंदर ही 5th प्रोवाइजो में एक चीज ये आई है, नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी अंडर दिस रूल शैल बी मेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन और अ नेशनल, नेशनल का मतलब है इंडिविजुअल, कोई वहां का बंदा, एक ऐसी कंट्री का, which shares a land border with India unless such body corporate or the national as the case may be have obtained government approval under the foreign exchange management non-debt instrument rules 2019 and attach the same with the private placement offer cum application letter। अब इसका मतलब क्या है समझना पड़े ध्यान से, सुनना पड़े ध्यान से। अब हम प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर की अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है पेपर में आएगी, मेरे को लगता है ये वाली अमेंडमेंट पेपर में आएगी। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर का नाम हो गया प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर का नाम हो गया। इसके अंदर एक प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है जो कि सेक्शन नंबर कौन सा है? 42। सेक्शन कौन सा है? 42। इसी के अंदर अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जहां पे हम सिक्योरिटीज अलॉट करते हैं, किसको? टू आइडेंटिफाइड पर्सन, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, यहां पता है क्या होता है? यहां पे पता है क्या होता है कि जब कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटी अलॉट करती है तो कंपनी क्या करती है? मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड एंड मान लो ये ए बी सी, इन 3 लोगों को सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहती है। जब मैं बोलूं सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है, इसमें शेयर, डिबेंचर सब कुछ कवर होता है। मैं शेयर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शेयर में खाली इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आते हैं, लेकिन जब मैं बोलूं सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब कवर होता है। और सेक्शन 42 सिक्योरिटी की बात करता है, शेयर की बात नहीं करता, मतलब सेक्शन 42 सब में डील करता है। तो अगर मान लो ये कंपनी इनको सिक्योरिटी अलॉट करना चाहती है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर मान लो ये कंपनी सिक्योरिटी अलॉट करना चाहती है इन एबीसी को थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट,
तो बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये करना चाहती है तो ये ना पहले इनको एक ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगी। क्या भेजेगी? ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब क्या है कि कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि भाई हम तुम्हारे को इतने शेयर्स बेचना चाहते हैं या इतने डिबेंचर बेचना चाहते हैं, क्या तुम खरीदोगे? अगर खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी साथ में है, भर के दे देना कि हाँ मैं इतने शेयर खरीदने को तैयार हूं, एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे देना। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म। क्यों बोल रहे हैं? कि जो कंपनी उनको ऑफर लेटर भेज रही है कि हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो या डिबेंचर खरीद लो, उस ऑफर के लेटर के साथ एप्लीकेशन फॉर्म लगाकर भेजती है कि भाई हमारी कंपनी के अगर तुम शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे देना, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो खरीदने में तो हमारे मैसेज का कोई रिप्लाई मत करना, बात खत्म। ये तो हो गई नॉर्मल केस। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लेते हैं कंपनी है एक्स लिमिटेड एंड मान लेते हैं ये इंडियन कंपनी है, एंड मान लो अगर ये अपने शेयर्स अलॉट करना चाहती है, सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहती है, सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहती है किसको? और सिक्योरिटीज अलॉट कैसे करना चाहती है? थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। मान लो ये अपनी सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहती है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। किसको अलॉट करना चाहती है? या तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, या फिर किसी फॉरेन नेशनल को। और वो बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन नेशनल कहां के बंदे हैं? एक ऐसी कंट्री के विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, मतलब उनका और हमारा बॉर्डर टच करता है, लैंड बॉर्डर उनका और हमारा टच करता है। अच्छा, किस किस का लैंड बॉर्डर टच करता है हमारे इंडिया के साथ? आपको सारे एग्जांपल ऑलरेडी पता है। पाकिस्तान टच करता है, यस। क्या चाइना टच करता है? यस। क्या श्रीलंका टच करता है? यस। क्या अफगानिस्तान भी टच करता है? एटसेट्रा। तो मैं दिखा भी देता हूं गूगल पे कि जिन जिन कंट्रीज के लैंड बॉर्डर टच करते हैं हमारे इंडिया के साथ। Countries which share land border with India: Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal, Bhutan in the north and Myanmar and Bangladesh in the east। तो इन सब के लैंड बॉर्डर हमारे से क्या करते हैं? टच करते हैं। तो वो ये कह रहा है ये 7 कंट्रीज के लैंड बॉर्डर टच करते हैं। वो कह रहा है अगर आप इन कंट्रीज के लोगों को, आप इन कंट्री के लोगों को या इस कंट्री की किसी कंपनी को हम इंडियन कंपनी के शेयर अलॉट कर रहे हो, सिक्योरिटी अलॉट कर रहे हो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप इनको अलॉट करना चाहते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। और किन रेगुलेशंस के अंदर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 के अंदर आपको ये जो रूल्स है ना, ये फेमा के अंदर है। हमारे इंडिया में एक एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें समझ आता होगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये बाहर की कंट्री है, जब आप इनको सिक्योरिटीज अलॉट करोगे तो ये लोग जो पेमेंट करेंगे क्या वो इंडियन करेंसी में होगी या बाहर से आएगी? बाहर से आएगी। तो आपको पता है जब भी कोई कंट्री से करेंसी बाहर से इंडिया में आती है या इंडिया से कोई करेंसी बाहर जाती है, अगर हमारा कभी भी कोई डीलिंग फॉरेन कंट्री से होती है तो इंडिया में फेमा लगता है। उसके लिए एक एक्ट लगता है, कौन सा? फेमा। जैसे ही इंटरनेशनल एंगल आ जाएगा हमारी ट्रांजेक्शन में, इंडिया का किसी और से पैसे का लेन देन हो रहा है, मतलब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, इंडियन करेंसी बाहर जा रही है दूसरी कंट्री में, बाहर से कोई फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो क्या लगता है? फेमा लगता है। तो उसी के अंदर एक रूल्स है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपकी इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज को ऑफर कर रही है किसको? एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है, या एक ऐसे नेशनल को, नेशनल मतलब एक उधर का जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, जो कि एक ऐसी कंट्री के लोग हैं, जो कंट्री ऐसी है जो हमारे साथ क्या करती है? लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जिसका लैंड बॉर्डर हमारे बॉर्डर से टच करता है। Unless such body corporate or the national as the case may be have obtained government approval। मतलब एक गवर्नमेंट अप्रूवल इस कंपनी को नहीं लेना है, गवर्नमेंट अप्रूवल इनको लेना है। किनको लेना है? उन लोगों को जो हमारी इस इंडियन कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा अगर जब ये कंपनी इनको सिक्योरिटीज अलॉट करेगी तो इन लोगों को पहले गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा?
हमारी इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा किस रूल के अंदर, किस रूल के अंदर, इन वाले रूल्स के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा हमारी सरकार से, भारत सरकार से। जब ये हमारी कंपनी की क्या लेंगे, सिक्योरिटीज लेंगे, इंडियन कंपनी की सिक्योरिटीज लेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लेंगे तो, और गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा तुम्हें समझ आता होगा ऐसा क्यों करा इन लोगों ने, क्योंकि इंडिया से टच करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कंट्रोल कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान वगैरह की इंडियन कंपनी में कर ले। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि वो हमारी इंडियन किसी बड़ी कंपनी को कंट्रोल करने लग जाए और अपने हिसाब से हमारे इंडिया में डिसीजन इफेक्ट कराए। वैसे तो मान लो कि जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं कि वो हमारे रिलायंस के बहुत मोटा स्टेक ले ले। मुकेश अंबानी की इतनी औकात है मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि पूरा पाकिस्तान ही खरीद सकता है ना। पता नहीं क्या था कि मुकेश अंबानी की, पता नहीं मैंने क्या पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा कि मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है, पता नहीं क्या, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था बहुत पहले, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो वैसे तो पाकिस्तान वाले आपको पता है कि हमारे इस इंडियन कंपनी में बहुत हैवी स्टेक इनकी बस की नहीं है, लेकिन स्टिल लॉ मेकर ने पहले एक प्रोविजन बना दिया कि अगर वो बाहर के लोग हमारी इंडियन कंपनी के, और बाहर की कौन सी कंट्री के लोग जो हमारे इंडिया से लैंड बॉर्डर टच करती है, चाइना, पाकिस्तान वगैरह, अगर हमारी इंडियन कंपनी के शेयर्स डिबेंचर में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारी इंडियन कंपनी उनको ऑफर दे रही है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। किन रूल्स के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉट डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 के अंदर। कब आई है अमेंडमेंट, 5/5/2022 को आई है, यही अमेंडमेंट है, खत्म हो गई, ठीक है ना। तो गाइस अब हम अमेंडमेंट करनी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। पहली अमेंडमेंट आई है हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाले चैप्टर में, और वो क्या अमेंडमेंट है, एक नया सब रूल ऐड हुआ है, रूल 3 सब रूल 5, एक नया सब रूल ऐड हुआ है। पहले आपको, आई होप आप सबको ये बात क्लियर होगी कि व्हाट इज चार्जेस। आपको ये चार्जेस वाली बात सबको क्लियर होगी कि चार्ज क्या होता है, आई थिंक आप सबको पता होगा, फिर भी मैं 1 मिनट लगाकर रिमाइंड करा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा। हमारे कंपनी लॉ में चार्जेस के जो सेक्शन है वो है सेक्शन 77 से लेकर 87 तक। जो कंपनी लॉ में चार्जेस में सेक्शन डील करते हैं वो कौन कौन से हैं, सेक्शन 77 से 87। चार्ज होता क्या है, चार्ज का मतलब होता है क्रिएटिंग सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन इन ल्यू ऑफ लोन। जब मैं कोई सिक्योरिटी क्रिएट करता हूं सामने वाले के फेवर में और बदले में उससे लोन लेता हूं, सिक्योरिटी क्रिएट करने का मतलब है जब मैं सामने वाले के पास कोई चीज गिरवी रखता हूं और बदले में उससे लोन लेता हूं, दैट इज चार्ज। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो एक एसबीआई बैंक है, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो इस कंपनी को फंड्स की जरूरत है, ये कंपनी इस बैंक के पास गई और इसको बोला कि मेरे को लोन दे दे 2 करोड़ रुपए का, या मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए का। मान लो इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का लोन के लिए अप्लाई करा, तो बैंक कहता है कि भाई हम लोन तो दे देंगे, लेकिन बदले में आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी, कोई लैंड वगैरह मॉर्गेज करनी पड़ेगी, उसके बाद देंगे। मान लो इस कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने एसबीआई बैंक के पास अपनी एक लैंड मॉर्गेज कर दी, लैंड गिरवी कर दी, एंड बदले में एसबीआई बैंक ने क्या कर दिया, 100 करोड़ का लोन ग्रांट कर दिया, इस एक्स लिमिटेड को दे दिया। तो जब इसने लोन दिया तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एसबीआई बैंक हो गया ये लेंडर हो गया, इसने लोन दिया है, और इस कंपनी ने लोन लिया है, तो ये कंपनी कौन हो गई, बोरोवर। ये कंपनी कौन हो गई, बोरोवर। इसने लोन लिया है, उसने लोन दिया है, उसने लोन लिया है, बात समझ आती है। अब बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, जब इसने लोन लिया है तो इसने बदले में अपनी लैंड मॉर्गेज करी है किसके पास, इस बैंक के पास। तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि ये मॉर्गेजर हो गया। जो बंदा मॉर्गेज करता है उसे हम बोलते हैं मॉर्गेजर, और जिसके पास मॉर्गेज की जाती है उसे हम बोलते हैं मॉर्गेजी। उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेजी। और जिसके फेवर में ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है तो हम ये बोलते हैं कि भाई, हम ये बोलेंगे कि भाई इधर एक्स लिमिटेड ने एसबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। हम क्या बोलेंगे, इधर एक्स लिमिटेड ने एसबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया, मतलब अपनी प्रॉपर्टी उनके पास गिरवी कर दी। तो इसी को हम बोलते हैं कि एक्स लिमिटेड ने एसबीआई के फेवर में क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया। अब बड़ा ध्यान सुनना, ये चार्ज क्रिएट होने का मतलब समझ आ गया ना। जब हम अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं,
चार्ज क्रिएट करना। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई बैंक के पास, तो हमने बोलेंगे कि एक्स लिमिटेड ने एसबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। और इसका मतलब ये है कि कल को अगर एक्स लिमिटेड लोन का पैसा टाइम पे चुका देती है तो वेल एंड गुड। अगर कल को एक्स लिमिटेड एसबीआई बैंक का पैसा वापस नहीं चुका पाई तो एसबीआई बैंक उस कंपनी की कोर्ट से परमिशन लेके प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन। तो यहां पे हम इस एसबीआई बैंक को चार्ज होल्डर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चार्ज होल्डर भी बोलेंगे, क्योंकि यहां पे एसबीआई बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है। एसबीआई बैंक के फेवर में क्या क्रिएट हुआ है? चार्ज क्रिएट हुआ। तो हम एसबीआई बैंक को क्या बोलेंगे? चार्ज होल्डर भी बोलेंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे को समझ आ गया कि चार्ज क्या होता है वगैरह वगैरह। और इसके लिए लॉ हमारा ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी चार्ज क्रिएट करती है सामने वाले के फेवर में, तो उस कंपनी की ये ड्यूटी बनती है एज पर सेक्शन 77 कि वो आरओसी को एक फॉर्म फाइल करे, एक फॉर्म फाइल करे जिस फॉर्म का नाम है CHG-1। किसको फाइल करे? टू आरओसी। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये कंपनी लॉ का सेक्शन 77 बोलता है। ये बात कौन बोलता है? कंपनी लॉ का सेक्शन 77। इसमें ना दो फॉर्म जाते हैं चार्ज क्रिएट होते वक्त, एक होता है CHG-1, एक होता है CHG-9। CHG-1 और CHG-9 में फर्क क्या है? देखो, लोन ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लोन, आपने कंपनी ने लोन लिया 5 साल के लिए 10 साल के लिए बैंक से, उसे हम बोलते हैं टर्म लोन। उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म लोन्स। एक होते हैं डिबेंचर की फॉर्म में लोन्स, कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करे और बदले में लोन लिया। अल्टीमेटली है तो दोनों लोन ही। तो अगर कंपनी नॉर्मल लोन ले रही है तो CHG-1 फॉर्म जाएगा। अगर कंपनी लोन इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर ले रही है, डिबेंचर की फॉर्म में लोन ले रही है, तो फॉर्म CHG-9 जाएगा आरओसी को। कितने दिन में? चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन में। ये तो मैंने तुम्हारे को चार्ज का बेसिक कंसेप्ट समझाया कि जब चार्ज क्रिएट कर था किसी के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट करना। सिक्योरिटी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? किसी के पास कोई चीज गिरवी रखना और बदले में उससे लोन लेना। और कल को अगर हम उसकी प्रॉपर्टी का, अगर हम उसका लोन का पैसा नहीं चुका पाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। चार्ज का कंसेप्ट हो गया। जो बंदा प्रॉपर्टी गिरवी करता है उसे हम मॉर्गेजर बोलते हैं या बोरोवर बोलते हैं। जिसको पास गिरवी की जाती है उसे मॉर्गेजी बोलते हैं या चार्ज होल्डर भी बोलते हैं, क्योंकि उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया। और इसके लिए कंपनी लॉ के सेक्शन कौन कौन से हैं? 77 से 87 है, जो कंप्लीट चार्ज में डील करते हैं। उसमें से जो फॉर्म कौन सा फाइल करना है वो बात कौन करता है? सेक्शन 77। अब यहां पे एक छोटा सा रूल ऐड हुआ है। इसमें क्या बोलता है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77 in favor of RBI when any loan or advance has been made to it under sub clause D of clause 4 of section 17 any loan or advance may has been made to it। इसका मतलब क्या? बड़ा ध्यान सुनना। of the RBI Act। अच्छा, एक समझना, देखो ऐसा भी तो होता है, सुनना बड़े ध्यान से, इस पॉइंट को समझना है, बस तुम्हारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पे लोन लेने वाली कौन है? कंपनी। देने वाला कौन है? बैंक। अच्छा, जब बैंक लोन दे रहा है तो आपको पता होगा इंडिया में बैंक्स के ऊपर जो एक्ट लगता है वो कौन सा लगता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इंडिया में अगर इंडिया में कोई भी बैंक काम कर रहा है, भले वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, इंडिया में बैंक्स के ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है। बैंक्स के ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है जिसका नाम होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जिसका नाम क्या होता है? बैंकिंग। जिस एक्ट का नाम क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक्ट का नाम क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैंने तुम्हारे को बताया, अगर लेने वाले, हमें फोकस करना है बोरोवर पे, अगर लेने वाला बोरोवर एक नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी लॉ के प्रोविजन लगेंगे। लेने वाला बोरोवर अगर नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी लॉ के प्रोविजन लगेंगे। देने वाला बैंक है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बैंक के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, लेकिन लेने वाला तो कंपनी है ना, एक नॉर्मल कंपनी, और कंपनी के ऊपर तो कंपनी एक्ट लगता है। अगर बोरोवर कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनी एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना वो क्या बोलता है। और इसके अंदर एक चीज और आपको पता होगा, बैंक के ऊपर एक एक्ट और लगता है, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। बैंक्स के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगता है और आरबीआई एक्ट भी लगता है। ये दो एक्ट लगते हैं। मैंने क्या बोला?
अगर लेने वाला बंदा जो लोन ले रहा है वो नॉर्मल कंपनी और देने वाला बैंक है तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन ही फॉलो करने हैं। लेकिन कई बार तुमने देखा होगा ऐसा होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, ऐसा भी होता है ना, या कोई कंपनी ही इतनी बड़ी है कि वो बैंक को लोन दे रही है। तुमने इंटरबैंक लोन सुना होगा, इंटरबैंक लोन मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को सपोर्ट करता है, लोन देता है। कभी कोई बैंक डूबने वाला होता है तो उसको दूसरा बैंक सपोर्ट करता है। आपको पता होगा यस बैंक डूब रहा था तो एसबीआई ने उसकी मैनेजमेंट में भी हेल्प करी थी और फंडिंग में भी हेल्प करी थी। तो एक बैंक दूसरे बैंक को हेल्प करता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर लेने वाला बैंक भी एक बैंक ही है, मतलब लेने वाली जो बोरोवर कंपनी है वो भी एक बैंक ही है, तो उस केस के अंदर वो कह रहा है कि कंपनी लॉ के प्रोविजन नहीं लगेंगे जो इस रूल में लगे हुए हैं चार्ज क्रिएट करते वक्त। वहां पे सेक्शन 77 वाले ये नहीं लगेंगे बाय बैंकिंग कंपनी। वहां पे कौन से प्रोविजन लगेंगे? आरबीआई के प्रोविजन लगेंगे। अगर वो कोई एनी लोन और एडवांस हैज बीन मेड टू इट, लोन और एडवांस हैज बीन मेड टू इट का मतलब है अगर किसी बैंक ने लोन लिया है तो उसके ऊपर आरबीआई के प्रोविजन लगेंगे, कंपनी लॉ के प्रोविजन नहीं लगेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। इसका मतलब इसको ऐसे समझो कि मान लो एक बैंक 1 है, एक बैंक 2 है। मान लो बैंक 1 ने बैंक 2 को लोन दिया है 100 करोड़ का, और बैंक 2 ने बदले में अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है। ठीक है, तो यहां पे जो बैंक 2 हो गया इसे हम कह सकते हैं कि बोरोवर है, इसने लोन लिया है ना, और इसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी तो इसे हम मॉर्गेजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉर्गेजर। इसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है। और यहां पे जो बैंक 2 है ये कौन हो गया? लेंडर, और इसको हम मॉर्गेजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉर्गेजी भी बोल सकते हैं। और इसी को हम बैंक 1 को चार्ज होल्डर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया। तो यहां पे देने वाला भी बैंक है और लेने वाला भी बैंक है ना। अगर यहां पे बोरोवर बैंक है, बोरोवर पे फोकस करना है, अगर बोरोवर बैंक है तो वो कह रहा है कंपनी लॉ के प्रोविजन नहीं लगेंगे, आरबीआई के प्रोविजन लगेंगे, आरबीआई एक्ट के। अगर बोरोवर नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी लॉ के प्रोविजन लगेंगे। तुम बोरोवर पे फोकस करो, लेंडर को इग्नोर कर दो। फोकस किस पे करना है? बोरोवर पे। लेने वाला बंदा अगर बोरोवर है, बोरोवर जो है अगर वो नॉर्मल कंपनी है, एज पर कंपनी है, तो कौन से प्रोविजन लगेंगे? कंपनी एक्ट के। अगर लेने वाला वो कह रहा है कि बैंक है, लोन लेने वाला बैंक है, तो क्या उस पर कौन से प्रोविजन लगेंगे? आरबीआई एक्ट के। तो यही कह रहा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77। चार्ज क्रिएट किसने करा है? बैंक ने करा। मतलब बैंक कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहा है, किस लिए करवा रहा है? इन फेवर ऑफ आरबीआई अंडर सेक्शन 77, इन फेवर ऑफ आरबीआई व्हेन एनी लोन एडवांस हैज बीन मेड टू इट अंडर सेक्शन आरबीआई। यहां पे लेने वाला बंदा कौन है? यहां पे देने वाला जो बंदा है वो आरबीआई है। यहां पे इसको भी फोकस करो, इस पे भी फोकस करो। देने वाला बंदा कौन है? आरबीआई। कह रहा है लेने वाली कंपनी बैंक है। ये वो वाली बात हो रही है कि जहां पे बैंक आरबीआई से लोन लेता है। आपने सुना होगा ना, बैंक को कई बार जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से भी लोन लेता है। उसको ऐसे कर दो, बैंक 2 की जगह आरबीआई कर दो, वो ज्यादा बेटर है। बैंक है उधर, बैंक है इधर आरबीआई है। तो वो कह रहा है कि अगर आपने आरबीआई के फेवर में लोन क्रिएट करा है, चार्ज क्रिएट करा है, और आरबीआई से आपने लोन लिया है, तो कह रहा है उस केस में आरबीआई एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, कंपनी एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ये बात समझ आती है? बस ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है और कुछ नहीं है। ये तुम्हारे चार्ज की अमेंडमेंट थी जो खत्म हो गई। ठीक है, और नॉर्मल चार्ज क्या होता है आपको समझ आ गया। तो अब लाइन को दोबारा पढ़ लो। क्या पढ़ रहा है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड। कोई भी इस मतलब इस रूल्स के अंदर जो चार्जेस के नॉर्मल प्रोविजन है कंपनी एक्ट के सेक्शन 77 वाले, वो अप्लाई नहीं होंगे इन रिस्पेक्ट टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय बैंकिंग कंपनी। वो चार्ज क्रिएट कौन कर रही है? बैंकिंग कंपनी क्रिएट कर रही है। हमारे एग्जांपल में चार्ज क्रिएट कौन कर रही है? बैंकिंग कंपनी क्रिएट कर रही है। बैंक क्रिएट कर रहा है ना, किसके फेवर में? आरबीआई के फेवर में। देखो आगे लिखा है इन फेवर ऑफ आरबीआई। दे किसको रहा है वो? आरबीआई को। मतलब आरबीआई के पास प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहा है और बदले में आरबीआई से लोन ले रहा है। तो कह रहा है ऐसे केस में आरबीआई के प्रोविजन लगेंगे, सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई के कंपनी लॉ के प्रोविजन नहीं लगेंगे। बात समझ आ गई? ये थी अमेंडमेंट। कब आई है? 27/4/2022 को। 27/4/2022 को तुम्हारी चार्जेस वाले चैप्टर की अमेंडमेंट खत्म हो गई। नेक्स्ट चैप्टर की देखते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है ये गाइस अकाउंट्स वाले चैप्टर में। अकाउंट्स वाले चैप्टर में तो छोटी सी अमेंडमेंट है, नफरा वाले टॉपिक में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आपको पता होगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का काम क्या है कि पहली बात तो इंडिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, आपको पता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता है। लेकिन वो बनाने कैसे हैं, वो रेकमेंड कौन करता है? ये करता है। किस चीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, वो रेकमेंड ये करता है। बनाते कौन है? आईसीआई। लेकिन उसको रेकमेंड कौन करती है? नफरा अथॉरिटी रेकमेंड करती है। प्लस उसके अलावा बाद में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ढंग से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी कौन करती है? यही करती है।
और अगर कोई कंपनी उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ढंग से फॉलो नहीं करती है तो उनके ऊपर एक्शन भी कौन लेती है? नफरा अथॉरिटी लेती है। तो इस नफरा के अंदर एक पेनल्टी पहले ऐड नहीं थी, एक पेनल्टी ऐड की गई है, छोटी सी पेनल्टी है जो ऐड की गई। ऑडिटर्स के ऊपर ले तो पेनल्टी पहले भी थी कि अगर ऑडिटर कोई गलत काम करता है, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड करता है कोई बड़े लेवल पे, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, नफरा क्या लगाएगा, वो तो पहले से थी। लेकिन नफरा के ना एक अलग से रूल्स भी हैं, उन नफरा के रूल्स को अगर फॉलो नहीं करा तो उसके लिए पहले कोई पेनल्टी नहीं थी, लेकिन अब बता दी गई है कि अगर कोई भी बंदा नफरा के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उस पर यह पेनल्टी लगेगी। अमाउंट बताया हुआ है, ये पेनल्टी आई है 17/2022 को। एक छोटा सा अमाउंट पढ़ लेना बस, खत्म। यही अमेंडमेंट है नफरा में, मतलब अकाउंट्स वाले चैप्टर में।